इलास्टिसिटी अपना खत्म हो गया था, है कि नहीं। आज हम लोगों को देखना है कि फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वाला टॉपिक देखना है ना, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए जरा उसके बारे में भी हम लोग यहां पर एक बार बात कर लेते हैं। हेडिंग दीजिएगा बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स हैं, जैसे जिस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे ना, तो जस्ट लाइक ये भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह दो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से भी जानते हैं। आप फैक्टर कह दो या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह दो। तो सबसे पहले इसमें ना आता है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर सबसे पहली बात करें तो कौन सा आएगा हमारा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। भाई एक चीज याद रखिएगा कि जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होगा इंपैक्ट भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना अगर किसी भी चीज का ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होगा उसका इंपैक्ट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और अगर कम सब्स्टिट्यूट्स होगा तो इंपैक्ट भी कम। क्योंकि भाई एक बात बताओ, अगर खाने की 10 आइटम रखी हुई हो तो मन ललचाता है ना कि ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं या ये खाऊं, ऑप्शन अलग अलग है तो मन भी बदलेगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर एक ही चीज रखा हुआ है तो नहीं चाहते हुए भी वही खाना पड़ेगा ही नहीं। जैसे घर वाले कभी बोल देना खाना है तो खा, नहीं तो जा चुपचाप भूखा सो जा, होता है ना, बदलाव के कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन अगर वही मम्मी, अच्छा ये पसंद नहीं है बेटा तुम्हारे लिए, ये भी है, अच्छा ये भी पसंद नहीं, चलो ये भी है, तो बदलाव जहां पर हो तो इलास्टिसिटी भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा। तो जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होगा इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना कम सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होगा उतनी ही कम हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होगी। तो सबसे पहला हमारा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। फिर उसके बाद कहता है बेटा कि अगर मान लीजिए कि जैसे कोई कंज्यूमर्स का बजट है और उसमें एक पोर्शन ज्यादा हमारा खर्च हो रहा है, और किसी ऐसे कमोडिटी की बात करें जिस पर हमारा कम पोर्शन खर्च हो रहा है, दोनों चीजें हो सकती है। भाई इनकम हमारा कुछ है, हमारा कुछ ना कुछ आय है, अब उस इनकम में से हम एक्सपेंस तो करेंगे गुड्स को खरीदने में। अब मान लो कोई छोटी सी चीज जाके खरीद रहे हैं, माचिस खरीद रहे हो, क्या इंपैक्ट पड़ जाएगा, एक के बदले अगर दो भी खरीद ले तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, नहीं। लेकिन अगर 5 स्टार होटल में भोजन करने के लिए जा रहे हो, तो टीवी खरीदने के लिए, फ्रिज खरीदने के लिए जा रहे हो, तो खर्च ज्यादा होता होगा ही नहीं। ऐसा थोड़ा होगा चलो ये फ्रिज खरीद लिया, अच्छा नहीं लग रहा, चलो कल दूसरा खरीदते हैं, होगा क्या, नहीं। लेकिन अगर माचिस 2 बार जलाने चला, अबे यार बेकार है, चल दूसरा निकाल, होता ही नहीं होता। तो अगर कंज्यूमर्स का जो इनकम है उसका ज्यादा से ज्यादा पोर्शन उस पर इन्वॉल्व हो रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा पोर्शन उसका खर्च हो रहा होगा, तो इंपैक्ट भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा, अर्थात मोर इलास्टिक होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि नॉमिनल हो तो इंपैक्ट क्या होगा, नाम मात्र का होगा। जैसे होता है ना कभी कभी घर में भी आप इंजॉय कर रहे हो तो माचिस जला के, कभी मम्मी कुछ बोलती है ज्यादा, सीधा बोलते रहे काहे बेकार कर रहे रे, रहने दे। लेकिन आराम से लो और सीधा ईंट दे करके टीवी की तरफ मारो, फोड़ दो टीवी, फिर देख लो बेटा, कुछ समय के बाद आप कराहते हुए मिलोगे, क्योंकि वही ईंट आपको भी लगी हुई होगी। इंपैक्ट हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि उस पर कंज्यूमर्स का एक्सपेंस जो है ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, जो उसका हिस्सा है वो ज्यादा से ज्यादा है, तो उसका इंपैक्ट भी क्या होगा, ज्यादा। तो अगर जो पोर्शन है, जो पोजीशन है, जो एक्सपेंडिचर है
वो अगर ज्यादा होगा तो इलास्टिसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर वो प्रोपोर्शन जो कम खर्च हो रहा है तो इलास्टिसिटी भी क्या होगा बेटा, कम होगा। तो ये भी ध्यान में रखने की जरूरत होगी। उसी तरीके से अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो कुछ कॉमोडिटी ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्राइस वाले होंगे और कुछ ऐसे भी कॉमोडिटी होंगे जो बहुत ही कम प्राइस रेंज वाले होंगे। तो भाई एक वो बताओ, अगर महंगी वस्तुएं हैं तो हमारी औकात से तो बाहर है, अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, तो उसके लिए ज्यादा महंगा होता कहाँ है, उनको खरीदना है तो खरीदना है, बात ही खत्म है। तो अगर वेरी हाई प्राइस रेंज हो या वेरी लो प्राइस रेंज हो तो इंपैक्ट ज्यादा नहीं होगा। भाई गरीब है, वो एकदम लो क्वालिटी का गुड्स खरीद रहा है तो प्राइस क्या होगा, लो रहा होगा। अब उसमें थोड़ा बहुत बदलाव ही हो जाएगा तो क्या होगा, कहावत नहीं देखेगी भाई, उखली में जब मुंडी दे ही दिए तो मूसरा का डर काहेगा। तो भाई वो गरीब तो है ही है, वो तो ऐसे भी नहीं खरीद पा रहा है, तो वो क्या और खरीद लेगा। तो अगर किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस रेंज या तो बहुत ही ज्यादा है या तो बहुत कम है तो उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम अपने आप की बात करें, ये जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव इसी के ऊपर होता ही नहीं होता है। भाई हम लोग भी कहते हैं ना, और छोड़ो ना भाई, अमीरों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, गरीब बेचारा करेगा क्या, मरते तो हम आम आदमी हैं, कहते हैं नहीं कहते। तो अगर कोई भी कॉमोडिटी मिडिल प्राइस रेंज का है तो उसके ऊपर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज का इंपैक्ट भी क्या होगा, ज्यादा ज्यादा होगा ना। तो अगर प्राइस रेंज वेरी हाई या वेरी लो हो, देखो मैंने वेरी शब्द यूज किया है, या तो बहुत ज्यादा है या तो बहुत ही कम है, तो उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मिडिल प्राइस रेंज है तो उसके ऊपर क्या होगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। फिर इसी तरीके से होता है बेटा, टाइम पीरियड की भी बात होती है। जैसे आपने देखा होगा बार बार मेरा जो है मैसेज आ रही हो रहा होगा कि भाई एग्जामिनेशन फॉर्म का लास्ट डेट है, ये है, फलाना है, ढिमका है। 13 तारीख को 11:15 बजे रात तक मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि सर फॉर्म भर दीजिए। कुछ बच्चों के मैंने फॉर्म भर भी दिए, मैंने चलो कोई बात नहीं, कल होली है, मजे कर लेंगे। सुबह जब सो के उठ रहा हूं तो देख रहा हूं 10-12 मैसेज और आया हुआ है। मतलब लोग इधर होली मना रहे थे और मैं सुबह में फॉर्म भर रहा था। उतना छोड़ो, होली के दिन रात में 9:30 बजे फोन आया हुआ है कि सर फॉर्म भर दोगे। मैंने बोला क्यों, बेकार समझ रखा है। भाई अपने मूड में हूँ भाई, अरे नशे में नहीं भाई, एंजॉयमेंट के मूड में हर कोई होता है कि नहीं, खाओ पियो एंजॉय करो। और घर वाली ऐसे देख रही है जैसे मैंने गुर्दा मांग लिया हो। लैपटॉप ऑन किया सुबह सुबह, मतलब छुट्टी के दिन भी, बोला नहीं कुछ कर नहीं रहा हूँ, काम है, लास्ट डेट है बच्चों का। बोला ऐसे सोचता नहीं है कि होली है, एक दिन बढ़ा के रखे या डेट। मैंने नहीं, उन्होंने रखा है 3 दिन लेकिन 600 रुपये बोनस के साथ। तो मैंने इसलिए आज ग्रुप में मैसेज किया विथ लेट फाइन, आज लास्ट डेट है भाई। तो अगर टाइम पीरियड ज्यादा हो तब तो मजे वाली जिंदगी चलती है, छोड़ा आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल कर लेंगे, है कि नहीं। अब जैसे मई वाले बच्चे जो, मतलब सितंबर वाले बच्चे जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, रोज बोलता है सर कर दीजिए। बोले रुक पहले फॉर्म वाला काम निपटाने दे, उसके बाद आराम से करें। क्योंकि टाइम गैप क्या है हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा है। टाइम गैप क्या है हमारे पास, ज्यादा है। आराम आराम से हो जाएगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा अगले हफ्ते हो जाएगा, चल रहा है, रिलैक्स की जिंदगी है। तो अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो डिले हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन जिन बच्चों को आज मई का फॉर्म भरना हो और लेट फाइन के साथ लास्ट डेट है, वो कभी सोच सकता है कि कल भर लेंगे। अब डिले का ऑप्शन होगा क्या। तो अगर टाइम गैप ज्यादा से ज्यादा हो, टाइम पीरियड ज्यादा से ज्यादा हो तो मोर इलास्टिक, चेंज हो सकता है, मोर चेंजेबल है। लेकिन अगर टाइम गैप ना हो तो भाई कनपट्टे पे कोई बंदूक सटा दे, अब बोले जेब से मैं जितना माल है निकाले तो क्या बोलेगा, छोड़ ना कल मिलेंगे, कह सकते हो भैया ही एटीएम है, निकाल ले जाके, जितना लिमिट है निकल जाएगा। तो अगर टाइम गैप है, अगर टाइम गैप पीरियड ज्यादा है तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, और अगर टाइम गैप कम है तो इलास्टिसिटी भी क्या होगी, कम होगी ना। तो क्या ये ध्यान रख लोगे, पक्की वाली बात। तो इसी को एक बार थोड़ा सा लिख लें। तो लिखिए बेटा, सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सबसे पहला क्या होगा,
if commodities has more close substitutes have more elastic demand एंड वाइस वर्सा लिख दो तो कल चल जाएगा काम बेटा। तो जितने ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे इलास्टिसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितने कम सब्स्टिट्यूट्स होंगे इलास्टिसिटी भी उतनी ही कम होगी। पोजीशन ऑफ ए commodity in the कंज्यूमर्स बजट। तो अगर ज्यादा से ज्यादा खर्चा हो रहा होगा तो इलास्टिसिटी भी क्या होगी बेटा, और अगर कम खर्च हो रहा होगा, नाम मात्र के लिए खर्च हो रहा होगा तो इलास्टिसिटी लेस होगी। यही तो हमने बताया था, तो लिख लीजिएगा। ग्रेटर द proportion of the income spent on a commodity the greater will be its elasticity of demand and vice versa। और अगर कम खर्च हो रहा है तो इलास्टिसिटी भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा, अर्थात उसको इनइलास्टिक कह सकते हैं या लेस इलास्टिक कह सकते हैं। थर्ड, नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी कहता है इन जनरल लग्जरी गुड्स आर प्राइस इलास्टिक। लग्जरीज का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ। कंस्पिशियस गुड्स महंगी वस्तुएं, तो महंगी वस्तुओं पे खर्चा क्या हो रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा हो रहा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा होगा तो इलास्टिसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। तो इन जनरल लग्जरी गुड्स आर प्राइस इलास्टिक while necessities goods are price inelastic। लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं उसमें कोई भी डिले का ऑप्शन नहीं होगा ना बेटा, उसमें किसी भी गुड्स में डिले का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी आवश्यक चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, वो तो खरीदनी ही पड़ेगी। तो लग्जरियस गुड्स में प्राइस इलास्टिक अर्थात मोर इलास्टिक ग्रेटर देन 1। और इसीलिए आपने देखा होगा इनकम इलास्टिसिटी में जब हमने लिखा था पॉजिटिव वाली वैल्यू, और मोर इलास्टिक में हमने लग्जरी गुड्स या सुपीरियर गुड्स या कन्फ्यूशियस गुड्स लिखवाया था ही नहीं लिखवाया था, वो इसी कारण। और नेसेसिटीज गुड्स में इन इलास्टिक लिखवाया था ही नहीं, वही चीजें एज इट इज यहां पर लिखा है या नहीं लिखा है कि अगर लग्जरियस गुड्स है, महंगी वस्तुएं हैं, तो उसमें मोर इलास्टिक होगा, और अगर हमारे पास नेसेसिटीज है, आवश्यक वस्तु है, तो क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक। फिर उसके बाद कहता है बेटा नंबर ऑफ यूजेज। नंबर ऑफ, बेटा एक बताओ, अगर किसी भी कॉमोडिटी के ज्यादा से ज्यादा उपयोग है तो उसका इंपैक्ट भी क्या होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। जैसे अगर दूध का दाम बढ़ जाए तो दूध के ऊपर तो प्रभाव पड़ा ही, दही के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, पनीर के ऊपर भी इफेक्ट होगा, घी के ऊपर होगा, आइसक्रीम के ऊपर होगा, बटर के ऊपर होगा, इन सब चीजों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा।
तो अगर किसी भी कॉमोडिटी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल है तो उसके ऊपर इंपैक्ट भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर किसी भी कॉमोडिटी का सिंगल यूज है तो परवाह क्या होगा, छोड़ दे, ये नहीं खरीदेंगे, दूसरा खरीदेंगे, यही होगा ना। तो इंपैक्ट उस पर क्या होगा, नाम मात्र का होगा। तो लिख लीजिएगा बेटा, द मोर द पॉसिबल यूजेज of a commodity, the greater will be its price elasticity and vice versa। काम चल जाएगा इतने से, बोलो। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड। क्या बोला था, अगर हमारे पास लॉन्ग टाइम पीरियड है तो हमारे पास एडजस्टमेंट का टाइम भी क्या होगा, ज्यादा ना। बोला ना कि अगर मान लीजिए कि 1 मई अगर आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट होता तो आज हड़बड़ाते क्या है, आराम से कर लेंगे सर, बहुत समय है। लेकिन आज लास्ट डेट है, अब डिले का ऑप्शन। तो अगर टाइम पीरियड लॉन्ग हो तो एडजस्टमेंट का टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। लेकिन अगर टाइम पीरियड जो है नाम मात्र का पड़ा हो तो भाई एक बताओ, आप रोड क्रॉस कर रहे हो और सामने से तेज गाड़ी आ रही हो तो एकदम मदमस्त हाथी की तरह चलोगे, अरे देखते इतनी हिम्मत कहां कि हमें उड़ा दें, जब तक ये सोच रहे तब तक उड़ा दिया, होगा ही नहीं होगा। लेकिन अगर वही रेड लाइट हो रहा हो तो आ चल के दिखा, आ देख हम जा रहे हैं। तो अगर टाइम पीरियड ज्यादा हो तो एडजस्टमेंट का टाइम भी क्या होगा, ज्यादा होगा ना। देखो ना, लाल बत्ती पे अगर 2-3 सेकंड पड़ा हुआ हो तो कैसे एकदम कंगारू की तरह उछल के भागते हो रोड, क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा नहीं है भैया। करना है तो करना है, नहीं तो पता चलेगा 1-2 तो बाइक वाला उड़ा ही जाएगा मुकेश की तरह, है कि नहीं। हमारा ही एक स्टाफ था, सुबह से एकदम मदमस्त हाथी की तरह क्रॉस कर रहा था, कार वाले ने बोला अच्छा रुक जा तुझे मैं दिखाता हूँ उड़ता हुआ पंछी, उधर से उछाला, ऑटो पे गिरा, टांग भी टूटा, हाथ भी टूटा, सर भी फूटा, है कि नहीं। टांग में अभी स्टील सेट हुआ है, होली के दिन सब होली खेल रहे थे, उसका ऑपरेशन चल रहा था स्टील सेट करने के। तो मदमस्त हाथी की तरह अगर झूमोगे टाइम पीरियड नहीं होने पर तो यही हालत होता है ना। क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड हो तो एडजस्टमेंट का आपके पास टाइम है, लेकिन अगर टाइम पीरियड नहीं है तो आपके पास एडजस्टमेंट का टाइम नहीं होता है, एट ए टाइम डिसीजन लेना होता है। तो वहां पर इलास्टिसिटी होगी ज्यादा क्या, नहीं होगी, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम पीरियड इलास्टिसिटी हाई, लेस टाइम पीरियड इलास्टिसिटी लो। तो ये ध्यान रख लेंगे, तो लिखिएगा बेटवा, ए पर्सन कैन better adjust himself in the long period, so demand will be elastic in long period एंड वाइस वर्सा लिख दे तो काम चल जाएगा बेटा। अब क्या फिर से एक लाइन लिखना कि शॉर्ट टाइम पीरियड होगा तो शॉर्ट होगा, ठीक है। तो वाइस एंड वर्सा लिख देंगे तो काम चल जाएगा ना। कंज्यूमर्स हैबिट, याद करो अपने बचपन की बातें, जब आप नन्हे मुन्ने से थे। अब तो रहे नहीं नन्हे मुन्ने, अब तो सभी नालायक बन चुके हो। यहां पर किसी भी चीज की जरूरत होती थी, कुछ चीजें पसंद है, लगे टेंसुए बहाना, टेंसुए का मतलब होता है आंसू, है कि नहीं। मम्मी पापा के सामने पैर पटक के जिद करना स्टार्ट, चाहिए तो चाहिए। घर वाले भी बोलते चल भाई दे दे यार, पिंड छुड़ा इससे, नहीं तो बैठ के रोता रहेगा 4 घंटे तक। होता था ही नहीं होता। आपको अगर पसंद है, क्या प्राइस है नहीं है उससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए तो चाहिए।
और अगर पसंद ना हो तो? होली में किसी ने खाने का ऑफर नहीं किया, पीने का सबने ऑफर किया। हाँ हाँ सही कह रहा हूं, घर से लेके बाहर तक, जबकि फ्रिज में खुद पड़ा हुआ है, हमने भी रखा था, कोई आएगा तो देंगे, ना मैंने किसी को बुलाया ना किसी को दिया, रोज खोल के देख लेता, अच्छा लग रहा है, बंद करो। खाने का किसी ने ऑफर नहीं किया, क्यों? पता था इसको बोलूंगा ये बैठ जाएगा खाने के लिए, पीने का बोलूंगा बैठेगा नहीं। अरे यहां तक यहां से जब जा रहा था, अरे सर आई ना था, बुड़बक कहेगा, कुछ खाने पीने का हो व्यवस्था तो बता, पीने में पानी कोल्ड ड्रिंक इसका होना चाहिए, मदिरा पान से क्या मतलब, अब पता चले पी लो, होली के बदले खुद कोई उठा रहा हो हमें, ऐसा काम करने से क्या फायदा? तो भाई अगर हमें वो पसंद है, अगर हम उस चीज के हैबिचुअल हैं, तो फिर क्या होगा बेटा? प्राइस की चिंता हमें नहीं होती, हमें तो मतलब है, पसंद है तो चाहिए तो चाहिए। आपने गाना सुने ना, सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गए, मेले तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, पसंद है भाई, इलास्टिसिटी की बातें ही नहीं करेंगे। क्या होगा यहां पर? इन इलास्टिक, बदलाव का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर पसंद ना हो, बाबूजी देखिए घूर रहा है, तोड़िए इसको, हो गया इंपैक्ट। तो अगर कंज्यूमर किसी भी चीज के लिए ज्यादा हैबिचुअल होता है, तो वहां पर बदलाव की ज्यादा बातें नहीं हो पाती, तो वहां पर इलास्टिसिटी क्या होगा बेटा? इन इलास्टिक होगा, लेस इलास्टिक होगा। और अगर हैबिचुअल नहीं होगा तो मोर इलास्टिक। तो याद रख लोगे, तो लिखिएगा बेटा, इफ अ कंज्यूमर is habitual, consumer of a commodity, no matter how much its price change. The demand for the commodity क्या होगा बेटा? बताओ, will remain unchanged ना, that is inelastic, and vice versa बेटा, लास्ट में तो हर किसी में यही लगा रहे हैं ना। तो अगर कंज्यूमर किसी भी चीज के लिए हैबिचुअल होगा, तो मतलब नहीं है कि उसका क्या प्राइस है, क्या बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, भाई हमें उसकी डिमांड करनी है तो करनी है, लेकिन अगर पसंद नहीं होगा तो फ्री में भी देगा तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लोगे। फिर इसके बाद बात आती है बेटा टाइड डिमांड और ज्वाइंट डिमांड। टाइड डिमांड और, बेटा आपने नाम सुना था हीरो होंडा, दो अलग अलग कंपनी है, मिलकर के काम कर रहा था, ये नहीं कर रहा था। अगर कहीं पर हम ज्वाइंटली कोई भी एक्टिविटी करते तो इफेक्ट क्या होगा? कम होगा, ये नहीं होगा कि भाई हीरो के जो कस्टमर होंगे वो भी जुड़े होंगे, होंडा वाले जो कस्टमर होंगे वो भी कुछ जुड़े होंगे, तो अगर हम मिलकर के कोई काम करते तो इंपैक्ट क्या होगा? कम होगा। कम होगा ना, प्रभाव क्या होगा? कम होगा। भाई अगर मान लो हीरो वाले कस्टमर कुछ कम भी हो जाए, तो चूंकि हीरो होंडा कंबाइंड है तो इंपैक्ट क्या होगा? नाम मात्र का पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों सेपरेट हो तो हमेशा ये याद रखिएगा, अगर इंडिविजुअल है तो इंपैक्ट क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा। आपको याद होगा जैसे अभी हमने अवेलेबिलिटी की बात करी, इसी में हम लेज खरीदने के लिए जाते हैं, लेज में अलग अलग प्रोडक्ट है ना, देखते हो ना, ग्रीन वाला है, ब्लू वाला है, येलो वाला है, रेड वाला है, फलाना डेम का, बहुत सारी उसमें आ रही है बातें। अगर सारे प्रोडक्ट के बेसिस पर लेज की बात करें
तो इंपैक्ट नाम मात्र के लिए होगा। लेकिन अगर उसमें से इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात कर ले तो इंडिया में पेट्रोलियम की बात करें तो क्या होगा, इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल जब सबके अलग अलग पे जाके हम देखें तो बहुत सारी कंपनियां हैं ना, तो कंपनियां तो एग्रीगेट करके हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडियन ऑयल की बात करें इंपैक्ट उस पर ज्यादा पड़ेगा ना। तो ऐसे बात करना है, अगर कहीं पर ज्वाइंटली है तो इंपैक्ट क्या होगा, कम होगा। कहते हैं ना कि अगर हम लोग ग्रुप में रहे तो इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अकेले हो तो ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो टाइड और ज्वाइंट डिमांड में यही बातें रखना है कि अगर कहीं पर ज्वाइंटली है, टाइड का मतलब होता है मिला हुआ होना, ठीक है। वो टाइड सर्फ नहीं है बेटा, वो TIDE होता है टाइड सर्फ, ठीक है। टाइड का मतलब क्या होता है, मिला हुआ होना या जुड़ना। तो जहां पर मिला हुआ या जुड़ के है वहां पर इंपैक्ट कम, और जहां पर सेपरेट है तो इंपैक्ट ज्यादा होगा। भाई कोई अगर रजिस्टर खरीदने के लिए जाएगा तो उसको पेन भी खरीदना पड़ेगा या नहीं खरीदना पड़ेगा, पड़ेगा ना। लेकिन अगर मान ले हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो उससे स्टेशनरी को क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे भी बातें हम लोग कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा बेटा, द डिमांड फॉर दोज गुड्स which are tied or joined to others is normally क्या बेटा, inelastic ना, एंड वाइस वर्सा। क्योंकि इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा बेटा, इफेक्ट भी ज्यादा से ज्यादा होगा। एट लिखिएगा बेटा, लास्ट प्राइस रेंज बताया था ना, प्राइस रेंज या तो वेरी हाई होगा या तो वेरी लो होगा। तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, इफ प्राइस रेंज इज वेरी हाई और वेरी लो, इनइलास्टिक ना, बहुत महंगा है या बहुत एकदम कम दाम है तो उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव। लेकिन अगर मिडिल प्राइस रेंज है तो यही समझाया था ना। तो लिख लीजिएगा प्राइस रेंज में इसी बात को, goods which are in very high price range or very low price range have inelastic demand but those which is in middle price range have इलास्टिक डिमांड। तो अगर प्राइस रेंज क्या हो बेटा, या तो वेरी हाई हो या तो वेरी लो प्राइस रेंज हो, तो इस केस में क्या होगा, इन इलास्टिक। लेकिन अगर मिडल प्राइस रेंज है तो इस केस में क्या होगा बेटा, इलास्टिक। यही बात समझाया था ही नहीं समझाया था। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसके माध्यम से हमने ये देखा कि भैया प्राइस रेंज हमारा कैसा है, उसके बेसिस पर हमारा इलास्टिसिटी। तो क्या क्या बता दिया बेटा, सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी उतना ज्यादा, जितना कम सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी उतना कम। अगर कंज्यूमर्स का जो भी बजट है उसका ज्यादा प्रोपोर्शन हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा होगा तो इलास्टिसिटी ज्यादा, और अगर प्रोपोर्शन कम हो रहा होगा तो इलास्टिसिटी कम। अगर कोई भी कॉमोडिटी हमारा लग्जरियस गुड्स होगा तो इलास्टिसिटी ज्यादा, और अगर एसेंशियल गुड्स होगा तो इलास्टिसिटी कम। अगर किसी भी कॉमोडिटी के ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहे होंगे तो इलास्टिसिटी ज्यादा, और अगर किसी भी कॉमोडिटी के कुछ ही यूज है, सिंगल यूज है, तो उसका इलास्टिसिटी कम।
अगर टाइम पीरियड हमारे पास ज्यादा है तो आराम आराम से काम होगा, तो इलास्टिसिटी भी ज्यादा। और अगर हमारे पास टाइम पीरियड ज्यादा ना हो तो इलास्टिसिटी हमारे पास कम। अगर कंज्यूमर मोर हैबिचुअल है किसी भी चीज के तो उसके दाम से उसको कोई मतलब नहीं, डिमांड चाहिए तो चाहिए। तो अगर मोर हैबिचुअल होगा तो इनइलास्टिक और लेस हैबिचुअल होगा तो इलास्टिक। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अगर टाइड डिमांड है तो टाइड में इनइलास्टिक और इंडिपेंडेंट में इलास्टिक। ठीक है, और अगर प्राइस रेंज बहुत ही ज्यादा या बहुत ही कम है तो इनइलास्टिक, और अगर मिडिल प्राइस रेंज है तो इलास्टिक। इस पर बेटा लगा देना स्टार, मिनिमम एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा इन 8 में से। हर अटेम्प्ट ये इलास्टिसिटी वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। चलेगा बेटा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी पता चलेगा अभी जब क्वेश्चन करोगे तब। ठीक है विवेक, बट यहां तक तो फील आया नहीं होगा बेटा, सब मोह माया वाली बात थी, लेकिन डिमांड साफ, डिमांड में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। तो ये कहानी थी सिर्फ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और इससे आपके एग्जाम में आएंगे ज्यादा नहीं 6 नंबर के क्वेश्चन। ओके, चलिए अब लिखते हैं बेटा कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहले हम लोग यूटिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि भाई कितनी तरीके की कंज्यूमर बिहेवियर हो सकती है और उसमें किन किन तरीके की चीजों की बात हम लोग कर सकते हैं, उन चीजों को हम लोग वहां पर देख लेंगे। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो सबसे पहला वर्ड आता है बेटा यूटिलिटी। सबसे पहला शब्द क्या आएगा? यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी का मतलब क्या? तो यूटिलिटी का मतलब है बेटा वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी। बेटा एक बताओ, तुम्हें भूख लगी, तुम खाना खाने के लिए जाते हो, क्यों? भाई भूख लगी तो पानी पीना चाहिए ना, और प्यास लगे तो खाना खाओ, होना तो ऐसा चाहिए। लेकिन नहीं, भूख लगती है तो भोजन की तरफ टूटते हो, और प्यास लगती है तो पानी की तरफ टूट पड़ते हो। तो इसका मतलब आप उस कॉमोडिटी से क्या सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, इसी की बात बन रही ना, कि भाई हम जानते हैं कि अगर पानी पिएंगे तो उससे हमारी प्यास बुझेगी, तो हम जानते हैं कि इससे हमारा क्या सेटिस्फेक्शन है, प्यास को खत्म करने का। या भोजन देखते तो इससे हम अपनी भूख को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इसी तरीके से कुछ लोग ये भी देखता है कि उसको खत्म करेंगे तो होली मनाएंगे, सेटिस्फाइंग पावर। तो इसलिए बेटा कभी भी यूटिलिटी का मतलब ये मत समझ लेना कि यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस, ये कतई नहीं होता। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सर यूटिलिटी, तो यूटिलिटी में वांट सेटिस्फाइंग तो हम हमेशा पॉजिटिव की बात है, नहीं भाई। नशेरी के लिए तो जितना ज्यादा नशा होगा उतना ज्यादा मजा है या नहीं है? क्या डॉक्टर कभी किसी को सलाह देता है, अच्छा आपको दर्द बहुत ज्यादा है, पी के परे रहो, दर्द का एहसास नहीं होगा? कभी डॉक्टर ऐसा सलाह देता है क्या? नहीं देता ना भाई। वो बात करेंगे यूजफुलनेस की, लेकिन सामने वाले को यूजफुलनेस से मतलब नहीं है। आप देखिए ना, जो वो खैनी वगैरह खाता है, खैनी समझते हो ना, तंबाकू, एकदम 80 चुटकी 90 ताल, बेटा उसको खाने के बाद जो वो अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस कर, हाँ अब लगता है ठीक है। आप में भी से भी कुछ ऐसे लोग होंगे, खैनी खाने वाले नहीं, जो चाय पीते हैं तो बोलते हैं अब दिमाग हल्का हुआ, अभी तक लग रहा था सर भारी भारी सा पर आ रहे। होता ही नहीं होता। उसी तरीके से मेरे साथ भी होता है कि घड़ी में 1:30 बजते ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, जब तक भोजन नहीं जाता दिमाग ही नहीं खुलता है। तो हमारे लिए यूजफुलनेस वही है, एक नशेरी के लिए नशा करना ही यूजफुलनेस है। तो हम जरूरी नहीं कहते जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, ऐसा हम कुछ भी नहीं कहते।
हम तो ये देखते हैं कि भाई उस कॉमोडिटी को कंजम्पशन करने से हमें क्या सेटिस्फेक्शन प्राप्त मिल रहा है, हम क्या उससे प्राप्त करना चाहते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे रील्स में इस तरीके की बात है कि लोग कहते हैं कि आप जो माइंड में हमेशा सोचते रहते हो जिंदगी उसी अनुसार चलती है आपकी। आप अगर अपने आप को ये माइंड कर लो कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, नहीं होगा। आप ये सोचो कि हमारी जिंदगी में बहुत परेशानी है, हमेशा सोचते रहो 50 तरीके की नई परेशानियां आएंगी, 50 तरीके की नई परेशानियां क्रिएट होंगी, क्योंकि आपके लिए यूजफुलनेस वही है। आपके लिए क्या है यूजफुलनेस वही है कि आप अपने आप को सोचते हो कि मैं परेशानी में हूं तो मस्त हूं, तो लो परेशानी आ रही है आप मस्त रहो। तो यूटिलिटी का मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ यूजफुलनेस, हम सीधा जानते हैं कि हम किस कॉमोडिटी से क्या सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं उसकी बात है। अब ये जो वांट्स है ना बेटा, ये वांट्स अलग अलग तरीके से हो सकता है। भाई हम जब वांट्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग कंफर्ट जीवन जीना चाहते हैं, कोई अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना सिर्फ चाहता होगा, है कि नहीं। कोई चाहता होगा कि भाई किसी तरीके से आरामदायक जिंदगी बन जाए, कंफर्ट वाली जिंदगी बन जाए, उसकी भी बात कर सकते हैं। तो अलग अलग चीजें इसमें भी बात हो सकती है, नहीं हो सकती। नेसेसिटीज की भी बात हो सकती है, कंफर्ट की भी बात हो सकती है, लग्जरियस की भी बात हो सकती है, अलग अलग तरीके की बात हो सकती है, अलग अलग तरीके की यूटिलिटी हो जाएगी। तो मतलब यही होता है यूटिलिटी कि हम जिस भी तरीके का कोई भी कॉमोडिटी कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम उससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं, यही चीजें हमारा कौन बताता है बेटा, यूटिलिटी बताता है। यही हमारा कौन बताता है, यूटिलिटी बताता है। इसी के बारे में हम लोग यहां पर क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जरा वही चीजें मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि क्या होता है हमारा यूटिलिटी। देखिए बेटा, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी। पहला लाइन हमने यही लिखवाया। अभी इसके बारे में हमने बात नहीं करी है, 3 लाइन पहले छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसको जब समझाएंगे तभी तो लिखाएंगे उसके बारे में। फिर उसके बाद लिखिएगा बेटा, वांट्स मीन्स, वांट्स मीन्स लिखो, हमारा शकल काहे देख रहे हो, हम तो कलुआ थे और हैं, आगे भी रहेंगे। वांट्स मीन्स नेसेसिटीज, कोमा कंफर्ट्स और लग्जरीज। वांट्स मीन्स नेसेसिटीज, कोमा कंफर्ट्स और लग्जरीज। कुछ भी हो सकता ही नहीं हो सकता भाई। जिनके पास कुछ नहीं है वो तो बस यही सोच रहेगा कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी आवश्यक चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये मिल जाए तो हम सही हैं। तो वो किसके अंतर्गत आ गया बेटा, नेसेसिटीज। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि थोड़ा सा जिंदगी को आरामदायक बनाया जाए, वो भी होगा, है कि नहीं। नैनो कार भी आ जाए तो काम चल जाएगा, घर में पंखा उंखा हो जाए तो काम चल जाएगा, है कि नहीं। बालकनी में बैठने के लिए कुर्सी हो जाए तो ज्यादा सही है। ये सब अगर आरामदायक थोड़ी मोरी चीजें हैं, इतनी ज्यादा लग्जरियस नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी को क्या बना दे, आराम बना दे, सहूलियत कर दे, तो वो किसके अंतर्गत या कंफर्ट्स। लेकिन भैया देखो ऐसा है, कार हो तो कम से कम 5 करोड़ की हो, वरना ना हो। अब ये किन चीजों को ढूंढ रहा है भाई, कंफर्ट्स को कहीं पे ढूंढ रहा होगा, है कि नहीं। जिंदगी क्या होना चाहिए, आरामदायक, है कि नहीं। कहते हैं ना लेविस जिंदगी होनी चाहिए भाई, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा लग्जरियस के अंतर्गत। तो ब्रैकेट में ये तीनों का मतलब लिख लेना कि नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है, कंफर्ट्स का मतलब क्या होता है, और लग्जरीज का। देख रहे ना कि गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर, जिंदगी जीने के लिए जो जरूरी है। सर्वाइवल का मतलब क्या हो गया, जिंदगी जीने के लिए जो जरूरी। देखते हो ना मैन वर्सेस वाइल्ड, है कि नहीं। वो किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा होता है, आरामदायक तो है नहीं, ठीक है। तो जो जिंदगी जीने के लिए जरूरत है कि नहीं, दवाई, भोजन, है कि नहीं, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, नेसेसिटीज के अंतर्गत। गुड्स विच मेक आवर लाइफ
मैंने क्या बोला था कि थोड़ी सी सहूलियत प्रदान कर दे, थोड़ा सा आसान बना दे, फैन, टेबल, चेयर एटसेट्रा। भाई अभी एक ही बात है, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, सामने लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, 10 घंटे भी बैठ के पढ़ा लेना, इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अभी बेटा व्हाइट बोर्ड लगा होता, हाथ में मार्कर होता और फिर लिख के पढ़ा रहे होते तो 10 मिनट के बाद अरे रुक जा यार थोड़ा देर बैठने दे, इम्पैक्ट होता ही नहीं। जब तक हम लोग भी बैठ खड़े होके पढ़ाते थे तब तक एकदम फिट एंड फाइन थे, जब से बैठ के पढ़ाना शुरू हुआ तब से तोंदुमल बन गया हूं। और अब टारगेट भी है कि जब तक इस पर लैपटॉप ना रख सकूं तब तक बढ़ाने हैं भाई, है कि नहीं। बेकार में टेबल लेके कहाँ जाएंगे, तो अपना पेट लेके जाओ, कुर्सी रख, शुरुआत। तो लाइफ को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफर्ट्स कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन आजकल आप देखे होंगे कि व्हाइट बोर्ड से शिफ्ट हो गए इस पर, लेकिन फिर कहीं ना कहीं व्हाइट बोर्ड की तरफ भाग रहे जिसका डिजिटल नाम हो गया डिजिटल बोर्ड। देख रहे हो ना, कहने के लिए तो देखो एकदम अरे वाह तुम्हारे पास डिजिटल बोर्ड है, मूर्ख, हम भी अपने घर में लगा रखे हैं मैच देखने के लिए, कभी क्लास नहीं लिए हैं लेकिन मैच देख लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टर बेटा छोड़ता नहीं है, कभी कभी वो अपना वो लाल टमाटर गाल टमाटर देखता रहता है, पता नहीं क्या सब, तो हम अपना उसी रूम में अपना दूसरे पे देख रहे होते, क्या करें। तो लग्जरियस जिंदगी थोड़ी सी होनी चाहिए, है वही बेसिक चीजें, लेकिन उसका क्या हो गया बेटा, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। तो जहां पर हम अपनी जिंदगी को क्या बना रहे बेटा, लैविश, कार, एसी, फलाना ढिमका, ये सब किसके अंतर्गत, लग्जरियस गुड्स। ओके, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, वांट्स के अंतर्गत। आपकी चाहत क्या है, सिर्फ जरूरत की चीजें या कंफर्ट्स या लग्जरी, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वही क्या कहलाता है बेटा, यूटिलिटी का नाम से जाना जाता है। ओके, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, यूटिलिटी इज नॉट यूजफुलनेस, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, यूटिलिटी इज नॉट यूजफुलनेस because utility is not usefulness because sometimes the consumer gets utility only from the consumption of liquor or tobacco and similar things which are not useful at all। कि कुछ एक समय ऐसा होता है कि लोगों को सेटिस्फेक्शन किससे मिल रहा है, मदिरा पान के सेवन से, टोबैको के धूम्रपान से, है नहीं। जैसे आप लोग में से भी कुछ बच्चे जब ब्रेक में जाते हैं, एक हाथ में चाय और एक हाथ में सुट्टा लेते हैं तो एकदम असीम शांति प्रदान करते हैं, नहीं होता है। तो भाई आपका सेटिस्फेक्शन किससे, चाय और सुट्टा से, है कि नहीं। क्या वहां पर आपने ऐसा हुआ कि कुछ नाश्ता कर ले, नहीं, उससे ज्यादा पैसा खर्च हो गया, लेकिन किससे मिला बेटा, टोबैको के सेवन से ना, धूम्रपान करने से ना। तो क्या वो शरीर के लिए कहीं से भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, नहीं है, लेकिन यूटिलिटी है ये, नहीं है। तो इसलिए हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि यूटिलिटी का मतलब जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ फायदेमंद की बातें होती है, नहीं भैया। हम तो बस ये जानते हैं कि हमारा सेटिस्फेक्शन किससे प्राप्त होगा। चोर के लिए सेटिस्फेक्शन क्या है, आहा आज 2 घर में चोरी कर लिया, होगा ही नहीं होगा भाई, उसके लिए काम वही है ना। क्या वो सही चीजें हैं, नहीं है ना। अब जैसे आज सुबह सुबह ऐसे न्यूज पढ़ रहा था तो उसमें देखा कि पाकिस्तान में पिछले 48 घंटे में 57 हमले हुए हैं जो बलूचिस्तान वालों ने कराए, 48 घंटे में 57, उसका मजा उसी में। हम लोग तो यहाँ 1-2 में परेशान हो जाते हैं, क्या हो गया भाई। अभी कुछ समय पहले नहीं हुआ था वो पीतमपुरा रोहिणी के आसपास जो विस्फोट हुआ था, सवेरे सवेरे घर से 2 दिन तक बाहर नहीं निकला था, क्या पता अगला नंबर लक्ष्मी नगर का हो, खौफ। लेकिन पाकिस्तान वाले, अच्छा यहां भी हुआ, क्या बात है, मजा आ रहा है। अब किसकी बारी है,
भाई वहां पे वही चल रहा है। अब सीरिया वगैरह हो तो उसमें क्या होता है, अगर किसी दिन नहीं होता होगा तो टेंशन में आ जाता, क्या बात है शांति कैसे होगी। उसके लिए यूटिलिटी वही है ना भाई, उसके लिए यूटिलिटी वही है। तो इसलिए कभी भी यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस तो समझना ही मत, और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना यूटिलिटी का मतलब कभी भी यूजफुलनेस नहीं होते, दोनों ही चीजें फायदेमंद हो या फायदेमंद ना हो, हम तो बात किसकी करेंगे, अपने सेटिस्फेक्शन की करेंगे। हमारा सेटिस्फेक्शन किस में है, हमारा सेटिस्फेक्शन किस में है, हम उसकी बात करते हैं, उसके बेसिस पर देखते हैं। ओके, तो ध्यान रख लोगे इसकी बातें, पर मजा तो फिर भी ना आएगा। अब ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है, मैंने 3 लाइन छुड़वाया था याद है ना, वो आगे चल के लिखवाऊंगा मैं। ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है इसको हम लोग 2 भागों में बांट देंगे। ये जो हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर है इसको कितने भागों में बांट देंगे बेटा, 2 भागों में। मतलब 2 तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं, 2 तरीके से इसकी बातों को हम लोग देख सकते हैं, या यूं कह दे 2 अप्रोच के माध्यम से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक हमारा होता है बेटा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और एक है हमारा बेटा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। एक क्या हो गया हमारा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और एक हमारा क्या हो गया ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि बताओ कंज्यूमर बिहेवियर को कितने तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, 2, कौन कौन से, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है ना बेटा, ये दिया गया था प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। और ये जो हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, जिसको कि हम एक और नाम दे देते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं बेटा इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसी को क्या नाम दे देते हैं हम लोग, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये कंसेप्ट दिया गया था बेटा J.R. हिक्स एंड एलन के द्वारा। बेटा यहां पर एक और इकोनॉमिस्ट था, चूंकि उसका बुक में नाम नहीं दे रखा है तो मैं भी नहीं बोल रहा हूं, उसका नाम था बेटा एस्टल्स्की। तो नाम बस सुन लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, ये दिया गया था J.R. हिक्स, एलन और एस्टल्स्की के द्वारा। बट चूंकि आप लोगों के कोर्स में एस्टल्स्की का जिक्र नहीं है तो इसलिए हम लोग हिक्स और एलन का ही नाम लिखते हैं, हिक्स और एलन को ही ध्यान में रखना है। ओके, क्या बात है, पैसे बरस रहे हैं। तो 2 तरीके की बातें हो गई बेटा, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में कितने तरीके की बातें हो गई, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, एल्फ्रेड मार्शल। और ऑर्डिनल यूटिलिटी का क्या नाम दे दिया हमने, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, किसके द्वारा दिया गया, J.R. हिक्स और एलन के द्वारा। अब ये जो हम लोग कंसेप्ट एक पढ़े थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बारे में बताया गया था किसके द्वारा बेटा, एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अर्थात LDMU। तो कार्डिनल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, LDMU के बारे में पढ़ेंगे। और ऑर्डिनल में किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा हम लोग, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, तो क्या हो गया, कहां है वो, बताओ।
सांपों के बीच रहने वाले को छिपकली से डरा रही है। बेटा हम लोग कोसी क्षेत्र के हैं, ठीक है ना, जितना आप लोग यहाँ चूहा नहीं देखे होंगे उससे ज्यादा सांप देखे हैं हम लोग, इसलिए इन सब चीजों से डरते नहीं है बेटा। हाँ सांप रहता तो सोचते कि कैसे पकड़ा जाए, इससे डरना है, पकड़ के दूं। तो कंज्यूमर भी हम वही सोचे कि क्या देख रही है भाई, बता, ध्यान हमारी तरफ नहीं बेटा, वो माने गोरे हैं पर इतना भी गोरा नहीं कि कलवा पर से ध्यान हट जाए। इधर देखो बेटा, इधर दोगे तो 2-4 नंबर आएगा, वो और नंबर खाएगा। तो यूटिलिटी एनालिसिस को मतलब कंज्यूमर बिहेवियर को कितने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? 2 तरीके से। कौन कौन सा? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल किसके द्वारा दिया गया? एल्फ्रेड मार्शल। ऑर्डिनल किसके द्वारा दिया गया? जे.आर. हिक्स और एलन के द्वारा। कार्डिनल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ऑर्डिनल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब इन दोनों चीजों को हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि कार्डिनल वाला कम से कम आज निपटा दिया जाए, ताकि कल की क्लास में हमारा ये चैप्टर ही समापन हो जाए। ओके, तो चलिए बेटा हेडिंग दीजिएगा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। बेटा हमने ऊपर पढ़ा था यूटिलिटी, और यूटिलिटी में हमने क्या बोला था? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी। कि भाई अगर किसी भी कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो उस कंजम्पशन से हम क्या सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं, उसके बारे में बात करी थी हम लोगों ने, उसके बारे में देखा था हम लोगों ने। अब हमको क्या देखना होगा कि भाई ये जो यूटिलिटी है ये है कितने तरीके का भाई? तो लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। पहला टोटल यूटिलिटी और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। अब बेटा अगले 10 मिनट तक आप लोगों को नोट नहीं करना है, क्योंकि मैं बीच में गैप छोड़ूंगा फिर उसको फिल करूंगा, तो इसलिए पहले देख लेना, तब बाद में आप लोग एक साथ नोट कर लेना। पहले समझ लो फिर आराम से नोट कर लेना। तो कितने तरीके की यूटिलिटी हो गई? पहला कौन सा? टोटल यूटिलिटी। बेटा देखो नाम में ही लगा हुआ है टोटल, इसका मतलब कुल सेटिस्फेक्शन। भाई हम अगर मान लो हम भोजन करने के लिए बैठे हैं, तो जब हम भोजन करने के बाद उठ जाएंगे तब बोलेंगे कि अब हमें क्या सेटिस्फेक्शन मिला है, यही हमारा किसके अंतर्गत आएगा? तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। कि भाई जितने भी हमारे पास आउटपुट हैं उन सभी के कंजम्पशन से अगर हमें जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा होगा तो वो किसके अंतर्गत आ गया? टोटल यूटिलिटी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ गया बेटा वो हमारा? टोटल यूटिलिटी। दूसरा क्या नाम था बेटा हमारे पास? मार्जिनल यूटिलिटी। कहता है एडिशनल सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ
1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। कि भाई एक अतिरिक्त कोमोडिटी के कंजम्पशन से हमें जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा वही हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? तो इसका मतलब हमने मान लो कि पहला यूनिट कंज्यूम किया, फिर हमने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, तो दूसरे पे क्या सेटिस्फेक्शन मिला माइनस पहले पे क्या सेटिस्फेक्शन था, दोनों को माइनस कर दे तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाएगा हमें। या हम कह दे कि हमने 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन किया, तो 10वें पे क्या सेटिस्फेक्शन है और 9वें पे क्या सेटिस्फेक्शन था, दोनों का डिफरेंस हमारा 10वें का नहीं बता देगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते बेटा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n टर्म्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? बोलिए। कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n टर्म्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना बेटा, एक से ज्यादा यूनिट में बदलाव हो जाए तब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा यूनिट में बदलाव हुआ, एक से ज्यादा यूनिट में अगर चेंज हुआ, तो उस केस में जब हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं तो mu बराबर होता है चेंज इन टीयू डिवाइड में चेंज इन क्वांटिटी। लेकिन याद रखिएगा इससे तो इस बेसिस पर जो हमारा यूटिलिटी निकलेगा वो एडजेक्ट नहीं निकलता है, एवरेज बेस्ड निकलता है। जैसे आपने कहावत सुना होगा, ना मामा से कान्हा मामा भी बढ़िया आई है। तो भाई जहां पर अगर हम बोल दे कि यूटिलिटी तो पर यूनिट निकलता है, अब 5 यूनिट के चेंज होने के बाद हम निकाल रहे हो तो एडजेक्ट नहीं निकलेगा, लेकिन एवरेज बेस्ड तो निकाल ही सकते ना कि चलो ऑन एन एवरेज इतना का बदलाव हुआ होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर निकालते हैं। तो बेटा आपने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी में क्या बोला कि n टर्म्स पे जो हमारा यूटिलिटी था और उससे पिछले टर्म्स पे जो यूटिलिटी था। तो इस बेसिस पर जब हम टोटल यूटिलिटी की बात करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? कि अगर टोटल यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा बेटा? सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी। कि जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी हैं उन सबको क्या करो, मिला दो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हमने यूटिलिटी का फॉर्मूला लिखा था तो वहां पर यह था कि यूटिलिटी इज सेटिस्फेक्शन एंड इट इज सब्जेक्टिव इन, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, TU बराबर MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 सो ऑन
MUN, इसलिए ये लिखा गया। तो जो यूटिलिटी के डेफिनेशन के टाइम में जो मैंने एक लाइन छुड़वाया था, वहां पर यही लाइन अब लिख लो एज इट इज। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी के नीचे छोड़ा था, तो लिखो, तो अपना ऐसे एरो बना के लिख ले बेटा। अच्छा रहे था, आप लिख जल्दी। और समझने के लिए ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, यूटिलिटीज सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और नीचे ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा अपने आप। क्या बेटा? अच्छा ये नीचे ना, हाँ वही लिखा है, टोटल यूटिलिटी ऑफ MU1, MU2, MU3 सो ऑन। तो एक गैप जो छोड़ा था वो तो फिल हो गया, अब दोबारा गैप छोड़ा है हमने TU में, तो वहां पर भी चलते हैं हम लोग। हो गया? देखो बेटवा, तो टोटल यूटिलिटी द सम टोटल ऑफ ऑल मार्जिनल, तो TU बराबर सिग्मा MU लिख सकते हैं बेटा। TU बराबर क्या हो जाएगा, या इसी को हमने वहां पर क्या लिखा, TU बराबर MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 सोन। भाई जितनी भी कॉमोडिटी है उन सब पे जो सेटिस्फेक्शन मिला है उन सबको हमने जोड़ दिया, तो जो वैल्यू आई वही क्या हो जाएगा हमारा टोटल यूटिलिटी। तो क्या ये दोनों चीजें समझ में आई कि क्या होता है टोटल यूटिलिटी और क्या होता है मार्जिनल? अब इससे ना आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो 2 4 5 बना करके देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम ही ना लगेगा और क्या होगा। 2 4 10 बना लेंगे तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स भी तो रहेगा। पहले इसको लिख लो, फिर आराम से 10 20 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हो गया?
चलिए क्वेश्चन नंबर 31। डैश इज द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी। एडिशनल, ठीक है। डैश ऑफ ए कमोडिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर्स बाय कंज्यूमिंग वन मोर मार्जिनल। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी स्टेटेड बाय, बेटा सारे ऑप्शन पढ़ो, खाली एक देखने से काम नहीं चलेगा। चलो ये तो तुम्हारा आ गया कि भाई सर ये तो आपने लिखाया था कि TUN माइनस TUN माइनस 1। एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, ये भी तो मार्जिनल ही है। चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड में चेंज इन क्वांटिटी, ये भी किसके अंतर्गत आएगा बेटा, हमारा मार्जिनल के अंतर्गत आएगा। और क्या लिखा हुआ है, तो भावनाओं में क्यों ऑप्शन ए ही देख के बह गए थे भाई, चारों ना पढ़ोगे। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग डैश एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। बताओ, 1 यूनिट, सिंगल, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सबका मतलब तो एक ही है ना। चलिए मार्जिनल यूटिलिटी, अभी तो ये बताया ही नहीं है कि भाई पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा, नेगेटिव, वो तो रिलेशन बताएंगे तब पता चलेगा। टोटल यूटिलिटी, ये तो देखो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बात खत्म है। सेटिस्फेक्शन जो है टोटल वाला वो कभी नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा, ये तो अभी रिलेशन में पता चल ही जाएगा। चलिए आते हैं जरा इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 41। बेटा ऐसे क्वेश्चंस के लिए 3 सेकंड काफी होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ना खत्म, आंसर आ जाना चाहिए। क्या था बेटा, क्या था क्वेश्चन वहां, क्या था बताना। अच्छा सम टोटल, हाँ तो फिर टोटल यूटिलिटी लगा दो, सम टोटल है तो फिर तो टोटल यूटिलिटी। 41 का बताओ बेटा, कितना 4 कितने लोग बोल रहे हो। एक हर्षिता दीदी ने उंगली उठाया, ये कौन सा था, ऐसे बोला था, झूठ नहीं, ओहो झूठी कहीं की। और -4 कौन कौन कह रहा है, और बाकी क्या कह रहा है बेटा। देखो, द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय राम बाय कंज्यूमिंग 10 कप्स ऑफ कॉफी, तो टोटल यूटिलिटी 10 कितना हो गया। क्वेश्चन ऐसे ही लिखते चलना अपना। वेयर एज द टोटल यूटिलिटी ऑन कंजम्पशन ऑफ 11th यूटिलिटी, 11th कप 90, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11 बराबर टोटल यूटिलिटी ऑफ 11 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 10, यही होगा ना बेटा। 95 माइनस 99 इज इक्वल टू -4 नहीं आ जाएगा, बोलो राजा। फॉर्मूला तो यही लिखवाया था मैंने आपको, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 ना। तो 11वां का पूछा, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11, तो टोटल यूटिलिटी 11 में से टोटल यूटिलिटी 10 का माइनस होगा ही नहीं होगा, वही तो हमने लिखा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है बेटा कि टोटल यूटिलिटी दैट श्याम डिराइव्स आफ्टर हैविंग 4 मैंगोज, तो टोटल यूटिलिटी है 4, कितना दे रखा है बेटा, एंड द टोटल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग 5 मैंगोज इज 9, व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 5, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 9 माइनस, और ऐसा ध्यान में मत रखना कि लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करना है, नहीं भैया, जो फॉर्मूला है उसी को ध्यान में, ऐसा नहीं कि यहां 10 आ गया यहां 9 आ गया तो 10 माइनस 9, ऐसा जरूरी
नहीं है, आपको टर्म्स देखना है कि ये कौन सा कंजम्पशन है, पांचवा, ये कौन सा कंजम्पशन है, तो पांचवें महीने से ना चौथा माइनस होगा। ओके, पहले की अपेक्षा और कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अभी वो रिलेशन के अंतर्गत समझाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पे बताएंगे कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बेटा एक बता ना, जब तू खाना खा रहा होता है, ओवरडोज भोजन कर देता है, तो उसके बाद लगता है ना अरे दादा खाने के बाद नुकसान ही हो गया। या कहीं पर आपने 10 कोमोडिटी का पैसा दे रखा है, 8 कोमोडिटी आपने कंज्यूम कर लिया, उसके बाद खाने का मन नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है कि 2 वाले का पैसा बर्बाद हो गया। तो ये नेगेटिव सेटिस्फेक्शन तो ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय राम बाय ईटिंग 10 केक्स। तो टोटल यूटिलिटी है 10 कितना, 250। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11th इज -60। ले दादा ये तो फंसा दिया भाई। अरे कोनो नहीं फंसाया भाई, टोटल यूटिलिटी 11 का पूछा ना आपसे, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11 बराबर क्या होगा, टोटल यूटिलिटी 11 माइनस टोटल यूटिलिटी 10। इसकी वैल्यू दे रखा है -60, ये तो हमारा दे ही रखा है, और इसका वैल्यू कितना -250 होगा ही नहीं होगा। -250 अपोजिट साइड आएगा तो 250 माइनस 60 190 नहीं हो जाएगा। कितने बच्चों का 310 आया था, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं, क्योंकि आया तो होगा 310। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ना कि कैसे करना है भाई। अरे नेगेटिव में यूटिलिटी है तो जितना दे रखा उससे कम कर दो, प्लस में होगा तो जितना है उससे बढ़ा दो। माइनस का मतलब तो कम होना ना, तो कम हो जाएगा। तो 250 था, 60 कम 190। ओके, कर लोगे, बोले बोले। क्वेश्चन नंबर 44, अब ये बनाओ, बहुत हमसे करवा लिया। फिर भी देखो तो कुछ कुछ के अलग अलग आंसर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है बेटा अपने ऊपर। 270 330, 300 के फेवर में कौन कौन है, 300। 270 में कौन कौन, 1 2, 270 3, और कोई। 330 के फेवर में कौन कौन है, 2 3 5 6। साले एक डिसाइड कर ले, दल बदलू हो गया है। बेटा ये भारत का लोकतंत्र वाला वो पार्टी नहीं है जो दल बदल लेता है, एक जगह डिसाइड रख। चलो देखो इधर, टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय राम ईटिंग 6 एप्पल कितना, 300। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 7th, बेटा प्लस में है ना, हमने अभी अभी क्या बोला था, प्लस में हो तो जोड़ दो, अब माइनस में हो तो अगर यहां पर आपको टोटल यूटिलिटी ऑफ 7 निकालना है तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 6 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, तो कितना आ गया, 300 प्लस 30 बराबर 330 आंसर। ओके यो, तेरे 300 कैसे आए थे जरा ये बता, किसको किससे, नहीं 300 तो दे ही रखा था, उससे ज्यादा या कम होता, 300 कैसे निकाला था, ये टैलेंट कहां से लाते हो साहिल उर्फ सक्षम। तो समझ में आ गया ये 330 कैसे हुआ। अगर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो जो वैल्यू गिवन उसमें ऐड कर देना, और मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव है तो, लेकिन भावनाओं में मत बहना, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अभी 6th का दिया था, 7th का पूछा, अगर 7th का दिया होता 6 का पूछता तो उल्टा नहीं कर देते, माइनस वाले को प्लस और प्लस वाले को, समझ गया, ये ध्यान में रखना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 46 47, चलिए जरा देखते हैं। देखो यहां पर 4 यूनिट तक तो आपको दे रखा है,
लेकिन इसमें यूनिट थोड़ा सा और होगा, देख रहे हो यहां पर। मैं एक बार फोटो खींच लेता हूं ताकि क्वेश्चन एक जगह आ जाएगा ना, तो ज्यादा सही रहेगा। चलो मैं क्वेश्चन को यहीं पर लिख देता हूं ताकि सारे बच्चों को एक साथ क्वेश्चन दिखे और फिर उस अनुसार करेंगे। जब हमने चौथा कॉमोडिटी कंज्यूम किया तो सेटिस्फेक्शन 12,000। तीसरे को कंज्यूम किया तो 9600। जब हमने दूसरे को कंज्यूम किया तो 6800। जब हमने पहले को कंज्यूम किया 3600। और हम जब ने जीरो कंज्यूमशन किया तो उस टाइम में कितना दे रखा है बेटा, 0। ये आपके पास अब क्वेश्चन एक साथ आपके पास रिप्रेजेंट हो गया। ये दे रखा है बेटा नंबर ऑफ यूनिट्स, अर्थात मैं डायरेक्ट क्वांटिटी लिख देता हूं, समझ जाओगे ना। ये देख रखा है बेटा टीयू और यहां पर है एमयू। तो क्या सेकेंड वाला कॉलम आप फिल कर सकते हो बेटा? सारे बच्चे सेकेंड कॉलम को फिल कीजिए। यहां पर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। यहां पर 3200, क्योंकि 68 माइनस 30, फिर उसके बाद अब कितना 2800, अब कितना 2400, अब कितना 2000, अब कितना 1600, अब कितना 1200, अब कितना 800, अब कितना। कॉलम फिल हो गया, ये नहीं हो गया बेटा। अब वो 3 क्वेश्चन देखते हैं, तीनों का आंसर इसमें जरूर आ गया होगा। What is the marginal utility when consumption increases from 4 to 5? देखो 4 यहां 5 यहां, कितना आंसर, क्योंकि 4 से 5 पे गया है तो मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 करेंगे ना, तो कितना वैल्यू आया है हमारे पास 2000। तो आंसर कितना आ गया 2000। What is the marginal utility when consumption increases from 6 to 7? 1200 आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा बेटा, 1200 निकल गया था ना अपना। What is the marginal utility 8 to 9? 8 to 9 में कितना है बेटा, 400 है, ये नहीं है। तो बताओ तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही बार टेबल फिल करने पे आ गया था, ये नहीं आ गया था। तो अगर अब यूटिलिटी वाला क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, बताइए, पक्की वाली बात, लॉक कर दिया जाए, बताइए। अच्छा जरा ये वाला एक बार टेबल फिल करके सिर्फ दिखा सकते हो, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, ये टेबल लिखा है देख रहे हो ना, ए बी सी डी ई एफ जी, अपने अपने घर जी। तो ये जो अपने अपने घर जाना है तो इसको टेबल फिल करना पड़ेगा तब ना जाएंगे। तो टेबल फिल करके बताओ तो कितना आ रहा है। क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने, सिर्फ टेबल फिल करना है। ये ए की जगह पे क्या आएगा, बी की जगह पे क्या आएगा, सी की जगह पे क्या आएगा, ये सारी वैल्यू बताना है आपको। पहले आप करेंगे, अगर दिल करेगा तो हम भी करेंगे। ए बी सी डी ई एफ और जी सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। बदमाशी कर रहे हो, चल यहाँ, तुझे मैंने बोला था ना आगे आने के लिए, बैठने के लिए।
हो गया सबका? किस किस से नहीं हुआ अभी तक? जल्दी करो। चलिए, ए की वैल्यू कितनी? एज इट इज लिख दो। बी की वैल्यू 1800 प्लस 1600। सी की वैल्यू, क्योंकि 3400 और 4800 का कितना गैप? 1400 का गैप है ना। डी की वैल्यू 4800 प्लस 1200, 6000। 6000 और 7000 में कितना गैप? 7000 प्लस 800, 7000 प्लस 800 7800 और 600। क्या फिल हो गया सब की वैल्यू? ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 34, सी की वैल्यू 14, डी की वैल्यू 6000, ई की वैल्यू 1000, एफ की वैल्यू 7800, जी की वैल्यू। तो अब इस बेसिस पर अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा हमारा? आगे और भी है, ठीक है, कर लोगे? पक्की वाली बात, लॉक कर दिया जाए। यहां लिखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहीं है? कहां कहां था? अच्छा, 0 है तो शून्य ही नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, 1800 आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, 3400 आ गया था अपना। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, कितना? 1400। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, 6000। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, 1000। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, 7800 आया था, ठीक है। फिर उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, कितना? 600। अब एच वगैरह तो अभी बनाए नहीं तो इसका भी निकल जाता। तो देख रहे हो ना, एक टेबल फिल होगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना। तो क्या अब टीयू और एमयू से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो? पक्की वाली बात। पर मजा यहां भी नहीं आएगा। ये तो छोटा सा बात था, इसमें कौन सा हमने तीर मार ली। अब यहां पर जो हमारी बात होती है वो है बेटा रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो एक काम करते हैं ना कि एक टेबल बना लेते हैं, उससे रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। अपने आप रिलेशन नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा? तो चलिए जरा एक टेबल बनाते हैं। हमने यहां पर लिखा क्वांटिटी, यहां पर लिखा हमने मार्जिनल यूटिलिटी, और यहां पर हमने लिख लिया टोटल यूटिलिटी। भाई जब हमने पहला कॉमोडिटी कंज्यूम किया 8 का सेटिस्फेक्शन, और यूटिलिटी को किस रूप में मेजर्स करते हैं बेटा हम लोग? यूटिल्स के रूप में, ठीक है। ये हम लोगों को पूछेगा नहीं, बस ध्यान रख लेना कि यूटिलिटी को किस रूप में मेजर्स करेंगे हम लोग? यूटिल्स के रूप में। जब हमने दूसरा कॉमोडिटी कंज्यूम किया, कितने का सेटिस्फेक्शन? जब हमने तीसरे कॉमोडिटी को कंज्यूम किया, अब कितने का सेटिस्फेक्शन? जब हमने चौथे कॉमोडिटी को कंज्यूम किया, अब कितने का सेटिस्फेक्शन? जब हमने पांचवें कॉमोडिटी को कंज्यूम किया, अब कितने का सेटिस्फेक्शन? और हमने जब छठे यूनिट को कंज्यूम किया, अब कितने का सेटिस्फेक्शन? ठीक है। अब देखो, पहले कॉमोडिटी पे तो जो हमारा मार्जिनल था वही हमारा क्या हो गया? टोटल। अभी तो सारे क्वेश्चन में हमने यही देखा था। फिर 8 + 6
14+4 18+2 20+0 20-2 टेबल फिल हो गया, ये नहीं हो गया बेटवा? तो ये तो हमारा क्या हो गया, शेड्यूल हो गया। अब इसी का क्या करना होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या करना होगा बेटा हमारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेटा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कितना तक गया हुआ है, 20 तक ना? थोड़ा सा और जगह ले लेते हैं ताकि ग्राफ सही से बन जाए। एक्स और वाई, जीरो। कितने कॉमोडिटी कंज्यूम किया बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 लिख सकते हैं इस तरीके से। और यहां कर दिया हमने -2। चलिए, जब हम पहले कोमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना है बेटा, पहले कोमोडिटी पे मार्जिनल 8 ना? तो ये कहां चला जाएगा बेटा हमारा, इस पर आ जाएगा। दूसरे कोमोडिटी पे मार्जिनल, तीसरे पे, चौथे पर, पांचवें पर और छठे पर। क्या यहां से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी बन गया बेटवा, क्या बन गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी? अगर टोटल यूटिलिटी का ग्राफ बनाए तो पहले पे कितना, दूसरे पे 14 होगा या नहीं होगा, तीसरे पे 18, चौथे पे, पांचवें पर और छठे पर। क्या ये इस तरीके से बन जाएगा, बोलिए? जल्दी से ऐसा ग्राफ बना लीजिए सारे बच्चे। कल 9:05 तक क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि अब मेरा काम वहाँ पर 20 तारीख को है, तो 20 तारीख को फिर 9:15 स्टार्ट होगा। तब तक 18 और 19 2 दिन तो मैं 9:05 में स्टार्ट कर सकता हूँ। हो गया?
कितना सजा रहा है रे। हो गया सबका ग्राफ? तो चलो रिलेशन लिखो बेटा। बेटा टी यू और एम यू का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है या नहीं है? तो लिखिएगा द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टी यू एंड एम यू आर सेम when mu positive tu increases। देख रहे हो ना, मार्जिनल अगर हमारा पॉजिटिव है, मार्जिनल अगर हमारा क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो देख रहे हो ना, पहले पे 8 था तो टीयू भी 8, फिर 6 हुआ तो टीयू कितना हो गया 14, फिर 4 हुआ तो 18, 2 हुआ तो 20। तो जब तक ये पॉजिटिव रहा तब तक हमारा टोटल यूटिलिटी क्या होता रहा बेटा, बढ़ता रहा या नहीं बढ़ता रहा? जब तक हमारा मार्जिनल ये पॉजिटिव है, जब तक ये वाला लाइन आपका पॉजिटिव रहा है, तब तक टोटल यूटिलिटी क्या होता चला गया है, इंक्रीज होता चला गया। नहीं, यहां पर टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है यहां पर या नहीं है? तो लिखिएगा व्हेन marginal utility will be 0, total utility will be maximum, and this point is known as point of स्टाइटी। जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है ना बेटा, उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ स्टैटी या पॉइंट ऑफ स्टेटी के नाम से जानते हैं। यहां पर हमेशा क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा और टोटल यूटिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर कहता है कि व्हेन, इसको ऐसे भी लिख सकते, STAIETY स्टेटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी नेगेटिव, total utility will be falls down, but TU never be 0 or negative, while MU may be positive, 0 और नेगेटिव। भाई अगर मान लीजिए कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या मेरा टोटल यूटिलिटी कभी 0 पे आया क्या, नहीं आया ना। तो टोटल यूटिलिटी गिरेगा जरूर, बट कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी हमारा पॉजिटिव भी होगा, 0 भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो अभी तो हमने नॉर्मल रिलेशन बता दिया टीयू और एमयू के बारे में। अब कल की क्लास में सबसे पहले हम लोग एलडीएमयू के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में, और फिर शुरू कर देंगे हम लोग बेटा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, तो कल इस टॉपिक को हम लोगों को कंप्लीट करना है किसी भी शर्त में। ओके, मिलते हैं बेटा एक छोटे से अंतराल के बाद कल सुबह 9:05 पर। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।